हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज हम लोग जो है वो बिहार के एग्ज़ाम के लिए एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, क्योंकि पिछले साल बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसकी रिपोर्ट जारी हुई। तो उस जातीय जनगणना के जो आंकड़े निकल करके आए हैं वो आंकड़े भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिहार के खास करके कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि बिहार एसएससी का एग्जाम आगे है, बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम है, इसके बाद बीपीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम में जो है इस जातीय जनगणना कास्ट सेंसस का जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आज हम लोग इस क्लास में उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जातीय आधारित जो जनगणना हुई है उसी के हम लोग आंकड़ों को पढ़ेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको नीचे लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन सभी का कंटेंट जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जातीय पहले तो हम लोग जातीय जनगणना की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनता है, तो एक बार जरा नजर दौड़ा लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना है कि पहली बार जो जातीय जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1931 में, 1931 में हुई थी, यानी कि ब्रिटिश काल में हुई थी। ठीक है, और इससे संबंधित डेटा जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है वो सार्वजनिक भी किया गया था, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया। ठीक है, इसके बाद ये तो पहली बार जातीय जनगणना हुई। इसके बाद जो है 2011 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन वो है ना न्यू मतलब उसको पब्लिश नहीं किया गया। और वही चीज यहां पर है कि देखिए 2011 की जनगणना जो है वो आजादी के बाद पहली ऐसी जनगणना थी जिसमें जाति आधारित डेटा एकत्र किए गए, लेकिन है ना राजनीतिक पक्षपात और अवसरवादिता के भय से जो है वो जाति से संबंधित आंकड़े जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए। आप जानते भी हैं कि इस देश में जाति को लेकर के कितनी समस्या रही है, शुरू से रही है, आजादी के बाद भी बनी रही। वैसे है ना समय से समय अगर देखें जैसे जैसे बीतता गया है इसके प्रभाव कम हुए, लेकिन अभी भी खास करके जब राजनीति की बात आती है और बिहार जैसे क्षेत्र, बिहार हो, यूपी हो, इन जैसे क्षेत्रों में जब जाति की बात आती है तो जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। यहां पर वोट्स, इलेक्शंस वो जाति के अराउंड रोटेट करते हैं, जो एक दुर्भाग्य है लोकतंत्र का, लेकिन ऐसी चीजें हैं समाज में, हम अभी भी देखते हैं। खास करके जो लोग बिहार में होंगे वो बहुत अच्छे से ये जाति आधारित जो है भेदभाव या जाति आधारित राजनीति के बारे में जरूर सुनते होंगे अक्सर। ठीक है, तो इसी कारण से जो है इसके आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया था। 2011 की भी जनगणना में जाति को रखा गया था, उससे संबंधित एक डेटा एकत्र किए गए थे। तो ये भी याद आपसे पूछ सकता है कि आजादी के बाद पहली बार कौन सी जनगणना में जाति आधारित आंकड़े जो है वो लिए गए थे, और पहली बार तो 1931 में हुआ था। इसके बाद देखें तो सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना, जिसको हम लोग सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस CESCC कहते हैं, ये जो है राज्य सरकार द्वारा जो है ना समर्थित लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण भी है। अब देखिए जातीय जनगणना की कुछ त्रुटियां भी हैं, त्रुटियां मैंने भी जैसे कहा खास करके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये त्रुटियां हैं, लेकिन इसके फायदे भी हैं। फायदा क्या है? देखिए अगर जातीय जनगणना होती है और इसके आंकड़े जब सरकार के सामने आते हैं तो सरकार जो है वो सेक्शंस को, खास करके जो वीकर सेक्शंस है उसके कितने लोग हैं है ना, उसको टारगेट करके जो डेवलपमेंट का, विकास का काम कर सकती है, उनके है ना उद्धार के लिए काम कर सकती है, उनके कल्याण के लिए काम कर सकती है। तो इसीलिए जो है जातीय गणना एक तरफ इंपॉर्टेंट भी हो जाती है सामाजिक कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं दूसरी तरफ जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो यह हानिकारक भी हो जाती है। खैर ये हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहार में जो जाति जनगणना हुई इससे संबंधित। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि यह जनगणना कितने चरण में हुई? तो यह 2 चरणों में संपन्न हुई जनगणना। पहले चरण में क्या किया गया? पहले चरण के दौरान बिहार के सभी घरों की जो है उसकी संख्या को दर्ज किया गया है ना, सभी को 17, ये भी पूछ सकता है आपसे, 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया जिनका उत्तर देना जो है वो अनिवार्य था, है ना, यानी कि आपको उसके उत्तर हर फैमिली को ये दिया गया। बात समझ में आ रही है? 17 प्रश्नों का, कितने प्रश्नों का? 17 प्रश्नों का सेट दिया गया जिनका उत्तर जो है देना वो अनिवार्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला चरण था। दूसरे चरण में क्या हुआ? इस बार ये चरण जो है यहां पर जाति उपजातियों को नोट किया गया। तो इस चरण के दौरान जो है घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में भी डेटा एकत्रित किए गए। ठीक है, यह संभव हुआ, मतलब ये किया गया दूसरे चरण में। तो 2 चरण में आपका बिहार की जातीय जनगणना जो है वो संपन्न हुई। क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जनगणना के हम लोग आंकड़े को समझते हैं, क्योंकि सवाल ज्यादा आंकड़े से बनते हैं। वैसे पीछे जो 2 स्लाइड हमने देखा वहां से भी सवाल आपको एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां सबसे पहले आबादी को लेकर देखते हैं, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं कि जो सेंसस से सवाल पूछा जाता है, जनगणना से सवाल पूछा जाता है, वो 2011 की, क्योंकि 23 की जनगणना अभी तक आई नहीं है। ठीक है,
लेकिन अब देखिए, चूंकि बाकी तो वैसे ओवरऑल आपको पूछा जाता है 2011 की, लेकिन जब चूंकि अभी जाति जनगणना हुई, इसमें नए डेटा है, तो ये भी मेंशन कर सकते हैं, नए डेटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो वो मेंशन रहेगा कि वो 2011 से पूछ रहा है या फिर इस बिहार की जातीय जनगणना से आपको सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 साल, चूंकि है ना 2011 की बात हो रही है, ठीक है, 12 साल में 25% जो है वो बिहार की आबादी बढ़ी है। ठीक है, यानी बिहार की आबादी में जो बढ़ोतरी हुई है वो 25% की हुई है ना। और आपको पता होगा, आपने 2011 का डाटा हमने अभी किया भी है ना, अभी हमने बिहार के बारे में, साथ में भारतीय जनगणना जो कास्ट मतलब सॉरी सेंसस 2011 था, उसको पूरा डिटेल, उसके क्वेश्चंस को भी हमने किया है। तो वीडियो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, सेंसस वाला वीडियो, जनगणना वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां जीएस पूछा जाता है, तो यहां से सवाल आएंगे ही हर एग्जाम में, खास करके अगर एसएससी है ना की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब 25.5% आबादी बढ़ी, कितनी हो गई है? अब देखिए 2011 में बिहार की आबादी 10,40,99,452 थी, जो अब बढ़ करके 13 करोड़ है ना 7 लाख है ना 25,310 हो गई है। कितनी हो गई है? ध्यान से ये डेटा याद रखिए। आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार जनगणना के बाद या बिहार जातीय जनगणना 2023 के बाद बिहार की आबादी कितनी थी? तो ये आबादी थी 13 करोड़ 7,25,310। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये नए बिहार के डेटा, अगेन ध्यान रखिएगा कि यहां पर दोनों ही डेटा पूछ सकता है ना। आपको ऐसे पूछ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो ये 10,40,99,452 है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि 2023 की जातीय जनगणना में, तब 13,07,25,310। ठीक है, ये हमारी कुल आबादी यानी बिहार की कुल आबादी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे के डेटा को देखते हैं। अब यहां पर जो है आपको बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जो है वो पूछे जाएंगे, जिसमें अलग अलग वर्ग और खास करके उसकी आबादी कितनी है और उसकी हिस्सेदारी से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जिसको हम लोग पिछड़ा वर्ग कहते हैं, है ना, और एक है अति पिछड़ा वर्ग। ये दो कैटेगरी होती है। ठीक है, इसको हम लोग बिहार में इसको बोलते हैं बीसी या ओबीसी, है तो ये दोनों ओबीसी में ही। ठीक है, ये दोनों जो होता है इसको ओबीसी, यहां पर आप देख भी रहेंगे, यहां दोनों ओबीसी की कैटेगरी में ही आता है। और ओबीसी की अगर कुल आबादी आपसे पूछ लेना, सिर्फ ओबीसी पूछे, तो वो हो जाएगी 63%, यानी कुल आबादी का बिहार में 63% जो है वो ओबीसी के लोग हैं। ठीक है, उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक बीसी या BC1 बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा, ठीक है, ये अत्यंत, जिसको ईबीसी एक्चुअली बोलते हैं। तो ये हमारा ईबीसी हो गया और ये बेसिकली बीसी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये हमारा बैकवर्ड क्लासेस हो गया और ये हो गया अत्यंत यानी ईबीसी। ठीक है, ईबीसी की कैटेगरी बोलते हैं। आबादी देखिए ये 27.12% है। ठीक है, और ये आपका कितना है? तो 36.01% जो है ये हिस्सेदारी है किसकी? वो ओबीसी की। और इसमें अगर आप देखें तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों का आप सेपरेट भी डेटा याद रखिए। ठीक है, बाकी आप नंबर्स में भी देख सकते हैं कि इसकी आबादी 3 करोड़ है और लगभग है, और इसकी आबादी 4 करोड़ है। आप ये डेटा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, डेटा आपके सामने, और जैसा मैंने कहा भी, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग एससी बोलते हैं ना। तो एससी की आबादी बिहार में कितनी है? प्रतिशत की बात करें तो 19.65% आबादी जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, यानी एससी की है। यानी अगर नंबर्स में कहें तो 2 करोड़ जो है, 2,56,00,000 जो आबादी है वो आपकी किसकी है? वो आपकी एससी की है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की जब हम बात करेंगे तो इसकी आबादी बहुत कम है बिहार में, खास करके जो एसटी होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है, उसकी आबादी बहुत कम है। कितनी है? 1.68%। ठीक है, मात्र 1.68% जो आबादी है वो शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। ठीक है, अगर आप वैसे नंबर्स में देखेंगे तो ये 21 लाख है ना, या 22 लाख के लिए 21,99,361 है। तो 22 लाख के करीब आबादी जो है वो आपकी किसकी है? वो अनुसूचित जनजाति की है। क्लियर हो रहा है? फिर बातें हैं सामान्य वर्ग, जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं ना, इसी को हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी है ना, ये जो जिसको उच्च जाति की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसकी जनरल की जो संख्या है वो है आपका 15.52% है ना, 15.52% लोग जो है वो बिहार में जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, सामान्य वर्ग के अंदर। और आबादी ऐसे नंबर्स में देखें तो करीब 2 करोड़ की आबादी जो है वो जनरल सामान्य वर्ग के लोगों की है, जनरल कैटेगरी के लोगों की है। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे ही डेटा जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा कि पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लोगों की जो प्रतिशत संख्या और नंबर्स भी यहां पर लिखे हुए, दोनों ही आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब अगले
अब यहां पर देखते हैं बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े में दो कैटेगरी हैं, ठीक है। यहां पर मैंने और जो आपको यहां पर करके दिया वो ये कैटेगरी आपने पीछे ही देख लिया, ठीक है, कि पिछड़ा वर्ग आपको 27.12%, अत्यंत पिछड़ा है ना 36, और ये दोनों मिला करके आपका क्या हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है। फिर सामान्य, ये जिसको आप जनरल बोलते हैं ना, कि जनरल है ना, एग्जाम में बहुत कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जनरल हो गया। फिर अनुसूचित जनजाति के लगभग 19% है ना, और अनुसूचित जनजाति का 1.68%, ये तो हमने पीछे देखा। अब जरा ये डेटा भी याद रखिए कि रिलीजन बेस्ड भी, क्योंकि धर्म को भी रखा गया था, तो हिंदू कितने हैं, हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है 81.9, यानी कि लगभग 82% आबादी बिहार में जो है वो हिंदू आबादी है, ठीक है। अगर मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम आबादी कितनी है, तो ये लगभग 17.7% आबादी जो है वो बिहार में, यानी सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका मुस्लिम है, हिंदू पहले नंबर पर है। फिर अगर बाकी इधर की देखें तो इनकी आबादी बहुत कम है। ईसाइयों की आबादी अब देखें तो बहुत कम, 0.0576, ठीक है, मतलब ये 0.1 से भी कम है इन सब की मिला दे, ठीक है। तो ईसाई, सिख की 0.0113, ठीक है, बौद्ध की 0.0851, ठीक है, और जैन की तो सबसे कम है ना 0.096, ठीक है। ये आबादी आपकी ये देखने को मिलती है कहां पर, बिहार में। तो बिहार में आप इस तरह से ध्यान में रखेंगे, इन सब की मिलाकर के 1% से भी कम आबादी है ना बिहार में, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी डेटा आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, धर्म से जुड़े हुए आंकड़े। अब जो एक आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है यहां पर, ठीक है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, यहां पर आपको 3 फोटो दिख रहा है, ठीक है, आप कोई भी 2 भी ध्यान में रख सकते हैं, किसी से भी आप याद कर सकते हैं। यहां पर जाति में कैटेगरी बनाया गया है और कौन सी कैटेगरी में कौन सी जातियां हैं वो सभी मेंशन किया गया है ना। इसे आप यहां से बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए कि लिखा हुआ है कि हाउ मेजर ग्रुप्स स्टेक अप इन बिहार, कि बिहार में जो है जो मेजर आपको ग्रुप्स हैं, जातियां हैं, वो कैसे हैं। तो ओबीसी की कैटेगरी में कौन कौन सी जातियां आती हैं वो मेंशन किया गया है ना। एससी में कौन कौन सी हैं, जनरल में कौन कौन सी हैं, ईबीसी में कौन कौन सी जातियां हैं, सारे नीचे आपको मेंशन किए गए है ना। चलिए, यहां पर ये सब डेटा वैसे हमने बात कर ही ली, ठीक है, ये सारे डेटा को हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए यहां पर हिंदी में भी आपके लिए लिखा हुआ है कि देखिए, तो सबसे बड़ी जो आबादी देखने को मिली बिहार में, अगर एक पर्टिकुलर कास्ट की बात करें तो वो थी सबसे अधिक आबादी यादव की। किसकी आबादी थी, सबसे ज्यादा आबादी जो है वो यादव की थी, ठीक है। कितनी थी, देखिए 14.26, यानी इसको 14.27% भी आप बोल सकते हैं। यहां पर भी लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, यहां पर 14.266% जो इस तरह से लिखा हुआ है, ये यादव की आबादी है जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। फिर इसमें देखिए कुशवाहा है, कुर्मी है, ये सब बनिया है, ठीक है, ये सब आबादी यहां पर आपको मेंशन की गई है, ठीक है। फिर उसी तरह दूसरी और जो सेकंड जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिला, देखिए ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको आबादी है, एक आबादी तो है जिसको दुसाध बोलते हैं, ठीक है, और एक है आपका नीचे यहां पर लिखा हुआ है जिसको यहां पर भी आप देख सकते हैं, जिसको चमार है ना, या फिर उसको रविदास भी कहा जाता है, अलग अलग उनको नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर कर्मकार हैं, ठीक है, रविदास हैं, है ना, अलग अलग नाम इनको दिया, मोची हो गया है ना, या चमार हो गया, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप वो सारा देख सकते हैं, इनकी आबादी भी बहुत है, यानी कि 5.25% के करीब करीब इनकी आबादी है, ठीक है। तो बाकी यहां डेटा यहां नीचे इस साइड लिखा हुआ, आप यहां से देख लीजिए। राजपूतों की आबादी कितनी है, तो लगभग 3.5%, 3.45% जो है वो राजपूतों की आबादी है। कुर्मी की देख लीजिए, ये 2.87% है। बाकी जनसंख्या भी नंबर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, परसेंटेज वाला आपको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 2.87%। फिर ब्राह्मण की बात करें तो 3.65% है। तेली की बात करें तो ये आपका 2.81% है, ठीक है। फिर मल्लाह या निषाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी आबादी 2.6% है। नोनिया या चौहान जो है उसकी आबादी 1.9% है। वैश्य की आबादी 2.31%। भूमिहार जो होते हैं उनकी आबादी कितनी है, तो 2.86% है। तुरहा या तुरैया बोलते हैं इसको, ठीक है, इसकी आबादी कम है, 0.35% है ना। कोयरी की आबादी बात करें तो 4.2% और 21% जो वो कोयरी की आबादी है। फिर दुसाध की मैंने बात की 5.31%। मुसहर की आबादी बात करें तो लगभग 3.08%। कायस्थ की आबादी की बात करें तो 0.60%, और नीचे वही चमार या रविदास लिखा हुआ है जिसकी आबादी 5.25% है, ठीक है। तो ये आपको डेटा है। बाकी और आंकड़ा यहां पर भी डिटेल में आप लिखा हुआ है, यहां पर आप सारे ही जाति को देख सकते हैं, इसको आप लोग रीड भी कर लीजिएगा सब। जैसे ईबीसी में यहां पर लिखा हुआ है कि कैवरत है या कैवत है, ठीक है, ये 0.2, इसमें इस डेटा में ज्यादा आपको क्लियर मतलब और छांट दिया गया, या फिर कहिए कि डिवाइड कर दिया गया है। केवत है, केवरत है, केवट हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्लाह या निषाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका तेली हो गया, फिर नाई हो गया, जो है ना नाई हो गया, ठीक है। उसके बाद धनुक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब है ना गंगौत जिसको बोलते हैं वो हो गया। तो सारे यहां पर आपको नीचे लिखे हुए हैं, इस डेटा को भी आप ध्यान में देख सकते हैं। बाकी आप यहां से भी याद रख लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन देखिए एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, हाँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया गया तो आपको पता है 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में या आपके सिलेक्शन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जातीय जनगणना से रिलेटेड जो है ये सारे डेटा जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है।
बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप वो जरूर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और इसी तरह के क्लासेस आपके लिए आते रहेंगे। बाकी बिहार एसएससी की का जो पूरा एक स्पेशल बैच चल ही रहा है, उसमें लगातार क्वेश्चंस के डिस्कशन हो रहे हैं, क्लासेस आ रही हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वहां बिहार स्पेशल करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिहार एसएससी के जो पीवाईक्यूज हैं वो अलग प्लेलिस्ट में किए हुए हैं जहां पर वो कराया गया है। तो वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, अगले क्लास में मिलते हैं।